क्या हुआ मास्टर जी? स्कूल में सब ठीक ठाक तो है ना? स्कूल में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं हो गई ना? कमी तो बहुत कुछ है सरपंच जी, लेकिन उसे ना तो मैं पूरा कर सकता हूँ और ना ही आप पूरा कर सकते हैं। मैं तो आपके पास कुछ और ही काम के लिए आया था। हाँ बताइए मास्टर जी, क्या काम है? सरपंच जी, मैं कुछ महीनों के लिए छुट्टी मांगने आया हूँ। छुट्टी तो ठीक है, लेकिन कुछ महीने? कुछ महीनों का मतलब क्या? महीनों का मतलब शायद 1 या 2 महीने भी हो सकते हैं। 1 से 2 महीने की छुट्टी? यह तो कुछ ज्यादा ही लंबी छुट्टी है मास्टर जी। आपको तो पता है, हमारे गांव में एक ही स्कूल है, उसमें केवल आप ही एक मास्टर हैं। अगर आप इतने दिनों की छुट्टी लेकर जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? इतनी लंबी छुट्टी तो मैं आपको नहीं दे सकता। वैसे आपको क्या काम आ गया है जो आप इतनी लंबी छुट्टी ले रहे हैं? आप तो जानते ही हैं मास्टर जी कि मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, और अगर मैं ले भी रहा हूँ तो ज़रूर कुछ ज़रूरी काम होगा। और वह ज़रूरी काम यह है कि मेरी जो पत्नी है वह बहुत बीमार है। उसका इलाज कराने के लिए मैं उसे शहर ले जाऊंगा, और शहर ले जाने के बाद पता नहीं कितने दिनों तक उसका इलाज होगा। क्योंकि उसके बीमारी के बारे में मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी, तब उसने बताया कि जो बीमारी है उसका इलाज करने में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। अगर बीमारी जल्दी ठीक हो गई तो शायद 10-15 दिन में ही पूरी तरह मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो बस मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए ही छुट्टी मांग रहा था। और यह जो छुट्टी 1 से 2 महीनों में कह रहा हूँ, यह जरूरी नहीं कि ये 1 से 2 महीने ही रहे। अगर मेरी पत्नी का इलाज जल्दी हो गया तो मैं 10-15 दिनों में ही आ जाऊंगा, या फिर शायद 4-5 दिनों में भी आ जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे 1 से 2 महीने का छुट्टी मांग कर जा रहा हूँ, ताकि अगर कुछ ज़्यादा समय लग जाए इलाज कराने में तो कम से कम मेरे पास छुट्टी रहे उसका इलाज कराने के लिए। हाँ मास्टर जी, परिवार से बढ़कर कौन है यहाँ इस दुनिया में? वैसे भी आप और भाभी जी, आप दोनों ही बस एक साथ रहते हैं। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते तो आपको इतनी लंबी छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ सरपंच जी, हमारे बच्चे तो हमें छोड़कर ही चले गए। इस गांव में मैं और मेरी पत्नी ही बस रह रहे हैं अकेले। हमारे बच्चे तो जब से हमें छोड़कर शहर गए हैं, वह तो ना ही हमें फ़ोन करते हैं और ना ही हमसे मिलने आते हैं। अब मुझे उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। मैंने अपने आप को इस लायक बना लिया है कि मैं बस अब उनके बिना ही जीऊं। मैं किसी के सहारे की अब कोई उम्मीद नहीं करता। हाँ मास्टर जी, यही सही रहता है। किसी पर निर्भर होकर जीना अच्छा नहीं है। निर्भर होने से आदमी कमजोर हो जाता है। अच्छा तो ठीक है मास्टर जी, आप चले जाइए। मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी जगह और किसी को 1 महीने के लिए स्कूल संभालने के लिए रख लेता हूँ, ताकि आपकी गैर हाजिरी में ऐसा ना हो कि स्कूल बिल्कुल बंद हो जाए। सरकार की नज़र तो हमारे इस दूर दराज के ग्रामीण गांव के स्कूलों में पड़ती ही नहीं। अगर सरकार चाहती तो और अध्यापक और बड़ा कक्षा और बड़ा अच्छा स्कूल और जितनी भी सुविधा स्कूलों में होती है, वह सारी सुविधाएं हमें सरकार दे देती। लेकिन पिछड़ा इलाका होने की वजह से सरकार का इन गांवों के स्कूलों में ध्यान ही नहीं जाता है। वैसे आप शहर के लिए कब निकल रहे हैं? जी मैं 2 दिन में निकल जाऊंगा। आप भी मुझे जल्दी पता करके बताइए जो मेरी जगह इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करा सके और स्कूल की देखरेख भी कर सके। मैं आज ही जाता हूँ। एक लड़की है जो मेरे नज़र में है, जो घर पर ही खाली बैठी रहती है और थोड़ी पढ़ी लिखी भी है। इतना तो पढ़ी है कि छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है और ईमानदार भी है।
तो काम में बेईमानी तो करेगी नहीं। हाँ, वैसे भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को कुछ चीज़ें पढ़ानी और लिखवानी है, मैं उसे आसानी से समझा दूंगा कि उसे क्या क्या करना है। अच्छा तो मास्टर जी, मैं जाता हूँ और एक बार उससे बात करके आता हूँ और उसे मनाता हूँ कि वह 1 महीने के लिए इस स्कूल में आकर काम कर ले और बच्चों को पढ़ा दे। जी सरपंच जी। कैसी हो ध्वनि बेटा? ठीक हूँ सरपंच जी। कैसी हो भाभी जी? आपकी तबीयत कैसी है? बस दिन भर बिस्तर में बीमार पड़ी रहती हूँ। तो आपने अभी इलाज करवाया कि नहीं करवाया? इलाज तो हर महीने ही चल रहा है। हमारे घर की सारी कमाई तो दवाई और इलाज में ही चली जा रही है। पहले अच्छी खासी थी तो घर पर मैं कुछ रुपए कमा कर ला देती थी, लेकिन जब से बीमार पड़ी हूँ तो घर के लिए कुछ कमाई ही नहीं हो रही है। घर पर मैं और मेरी बेटी ही बस है। मेरी बेटी थोड़ा बहुत काम करके जो रुपए ला लेती है, उसी से ही अभी घर का गुजारा चल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यह मेरी बीमारी कब तक ऐसी ही रहेगी। मेरी वजह से मेरी बेटी भी बहुत परेशान है। मैं एक तरह से उस पर बोझ की तरह बन गई हूँ। परेशानी की क्या बात है माँ? मैं परेशान नहीं हूँ। और तुम क्यों अपने आप को बोझ समझ रही हो? तुम्हें बीमार पड़े 2 ही महीने तो हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगी एक दिन। अरे भाभी जी, आप यह सब चीज की चिंता मत करिए और शुभ शुभ बोलिए। क्यों अशुभ बातें कर रही हो? क्यों ऐसा बोल रही हो कि तुम एक बोझ हो? घर में जो थोड़े बहुत पैसे मेरी बेटी कमा कर ला रही है, वह तो सारा मेरे इलाज में चला जा रहा है। जो ज्यादा चिंता मुझे हो रही है, वह रुपए को लेकर हो रही है। आप ही मेरी बेटी के लिए कोई काम ढूंढ दीजिए। इसे तो कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। वैसे भी इस गांव में काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं इसी चीज के लिए तो यहाँ आया हूँ। अच्छा ध्वनि बेटा, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? सरपंच जी, मैं तो 10वीं तक ही पढ़ी हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ज्यादा लंबे समय के लिए तो नहीं है, 1 से 2 महीने के लिए ही काम है। चलेगा सरपंच जी। यहाँ तो मुझे रोज रोज के लिए काम खोजना पड़ता है। किसी दिन मुझे काम मिलता है, किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता। कम से कम आप 1 से 2 महीने का काम तो मुझे एक साथ दे रहे हैं। वैसे क्या काम है? तुम स्कूल में पढ़ाई करवा सकती हो। तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है। बड़े बच्चे तो नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, कक्षा तीसरी चौथी के हैं। जी हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, तुम्हें 1 या 2 महीने के लिए ही मैं इस काम पर रखूंगा और तुम्हें 1 महीने के मैं 5,000 रुपये दूंगा। चलेगा? हाँ मास्टर जी, चलेगा। 5,000 रुपये तो मेरे लिए बहुत है। तो फिर ठीक है, ऐसा करना, कल तुम स्कूल में आना। मैं तुम्हें वहाँ के मास्टर जी से मिला दूंगा। वह तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना है और स्कूल को कैसे संभालना है। असल में यह जो जगह तुम्हें मैं दे रहा हूँ, यह तुम्हें मैं मास्टर जी के जगह में दे रहा हूँ।
मास्टर जी की पत्नी बीमार है तो वह कुछ महीनों के लिए शहर में रहेंगे, तो उनकी जगह पर मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ। जी सरपंच जी, मैं आराम से यह काम कर लूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो कल तुम स्कूल में आ जाना। अच्छा तो भाभी जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, जो आपने मेरी बेटी को काम पर रखा। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि ध्वनि की वजह से हमारे गांव के स्कूल की पढ़ाई चालू रहेगी। अच्छा तो भाभी जी, मैं चलता हूँ। ध्वनि बेटा, स्कूल जा रही हो? हाँ सरपंच जी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हें मास्टर जी से मिला देता हूँ। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते सरपंच जी। मास्टर जी, मैं आपके स्कूल को संभालने के लिए एक टेम्पररी टीचर को खोज लिया है। यह रही वो लड़की जो आपके छुट्टी में जाने के बाद आपकी जगह आपके स्कूल को संभालेगी और बच्चों को भी पढ़ाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आपने तो मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात मास्टर जी। आप अकेले ही इस स्कूल को कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं। आपने भी तो कई सारे तकलीफें सही हैं इस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते। अब वह सब छोड़िए और इसे समझा दीजिए कि स्कूल में इसे क्या क्या काम करना है और बच्चों को क्या क्या पढ़ाई करवाना है। जी सरपंच जी। अच्छा तो मास्टर जी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ध्वनि है। चलो मैं तुम्हें हर रोज के स्कूल का कामकाज बता देता हूँ और यह भी बता देता हूँ कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जी मास्टर जी। हमारे स्कूल में केवल 6 ही बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं। इससे पहले तो लगभग 30 से ज़्यादा बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे आना कम हो गए और केवल 6 ही बच्चे बचे हैं। और मैं नहीं चाहता कि इन 6 बच्चों में से एक भी बच्चा और कम हो। और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे छुट्टी से आने के बाद यहाँ एक भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए। इस चीज का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। जी मास्टर जी। यह रहा रजिस्टर, इसमें तुम अटेंडेंस लेना। इन 6 बच्चों का हर दिन 5 घंटे स्कूल चलेगी। तुम्हें हर दिन 5 घंटे स्कूल में ही रहना है। बीच बीच में बच्चों को खेलने के लिए छुट्टी देते रहना, क्योंकि इससे बच्चे खुश रहते हैं और फिर उन्हें पढ़ाई बोरियत भरी नहीं लगती और इससे वह स्कूल आना भी बंद नहीं करेंगे। जी मास्टर जी। बच्चों को तुम 2 काम करवाना। पहला काम है किताबों को पढ़ने का। एक एक बच्चे को उठाकर 2-2 पन्ने पढ़वाना। और दूसरा काम यह रहेगा कि तुम उन्हें लिखवाने का काम करना। तुम बोलते जाना, बच्चे लिखने का काम करते रहेंगे और बीच बीच में तुम उन्हें किताबें भी पढ़ पढ़ के समझाते जाना। अब चलो उधर ऑफिस में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है। यही हमारा छोटा सा ऑफिस है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर रखा है
यह कंप्लेन रजिस्टर है। अगर तुम्हें कुछ भी यहाँ कमी नज़र आती है तो तुम यहाँ पर इस रजिस्टर में लिख सकती हो, लेकिन इसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चलो सब अपनी अपनी किताबें खोलो और एक एक जन बारी बारी से खड़े होकर दो दो पन्ना पढ़ना चालू करो। ध्वनि, कैसा चल रहा है काम? स्कूल में अच्छा तो लग रहा है ना? बच्चों को पढ़ाने में और स्कूल को संभालने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? नहीं सरपंच जी, मुझे तो यह काम बहुत अच्छा लग रहा है। यह काम मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे तो इस काम में बड़ा मजा आ रहा है। यह काम तो मैं जिंदगी भर करने के लिए भी तैयार हूँ। और बच्चों को ज्यादा देर खेलने मत दिया करो, क्योंकि स्कूल के बाद तो ये दिन भर ही घूमते ही रहते हैं गांव में। हाँ सरपंच जी, मैं तो बस इन्हें आधे घंटे के लिए ही खेलने देती हूँ। बाकी तो पूरे 4.5 घंटे मैं इन्हें पढ़ाती हूँ। क्या है ना, मास्टर जी ने कहा है, थोड़ा बीच बीच में खेलने दोगे तो बच्चों का भी मन लगा रहेगा और इससे बच्चों को स्कूल आने में बोर भी नहीं लगेगा। वरना क्या है ना, बच्चों को अगर बोर लगा तो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। और मुझे मास्टर जी ने सख्त हिदायत दी है कि 6 बच्चों में से एक भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए उनके आने तक। अब जैसा मास्टर जी ने कहा है तुम वैसा ही करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अच्छा तो ध्वनि बेटा, मैं चलता हूँ। जी सरपंच जी। रुको, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? मैडम जी, यह संजू मेरे कॉलर को खींचकर फाड़ रहा था। नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। यह मुझ पर झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है। नहीं मैडम जी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा कॉलर संजू ने ही इतना जोर से खींचा कि मेरे कपड़े की सिलाई खुल गई। क्यों संजू, तुम ऐसी क्यों बदमाशी कर रहे हो? मैं तुम्हें देख रही हूँ कुछ दिनों से, तुम ही ज्यादा बदमाशी करते रहते हो। जब मैं तुम लोगों को खेलने के लिए अच्छा सा समय दे रही हूँ तो तुम अच्छे से खेलो। यह क्या लड़ाई झगड़ा वाला हरकत कर रहे हो तुम लोग? अगर मुझे आगे से फिर ऐसी हरकत करते दिखे तो मैं तुम सभी का खेलना बंद कर दूंगी। और संजू, तुम्हें तो मैं अलग से सजा दूंगी, तो तुम अगली बार से सतर्क रहना। कैसा चल रहा है स्कूल का काम ध्वनि? माँ, काम तो बड़ा अच्छा है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना कोई ज्यादा बोझ का काम नहीं है। 6 ही बच्चे हैं। हाँ, 1-2 बच्चे कुछ ज्यादा ही शरारत करते हैं,
लेकिन उन्हें मैं संभाल लेती हूँ आसानी से, क्योंकि वह छोटे बच्चे ही तो हैं, आसानी से मेरी बात मान लेते हैं। अच्छे से काम करना ध्वनि बेटा, बहुत अच्छा काम मिल गया है तुम्हें, घर के पास ही रहते रहते। हाँ माँ, बस वही है कि यह काम सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए है। अगर मुझे जिंदगी भर के लिए यह काम मिल जाता तो मैं खुशी खुशी बच्चों को पढ़ाने का काम पूरी जिंदगी भर करती। अब तो भगवान से ही दुआ कर कि कुछ अच्छा हो जाए, तुझे यहाँ सरपंच जी स्कूल में पढ़ाने के लिए हमेशा के लिए ही रख ले। वैसे अभी घर चलाने के लिए कुछ रुपए हैं कि नहीं तेरे पास? वही तो नहीं है माँ, मैं भी अभी जाकर सरपंच जी से 1000 रुपए मांग लेती हूँ, ताकि कुछ दिन के लिए खर्चा निकल जाए और तुम्हारी दवाई भी आ जाए। हाँ बेटी, अब मांगना तो पड़ेगा ही, जरूरत जो आन पड़ी है। माँ, तो मैं सरपंच जी के यहाँ से होकर आती हूँ। अच्छा बेटी, जा रही हो तो सरपंच जी के लिए कुछ सब्जी ले जाओ। थैली में जो सब्जी रखी है वो थैली ले जाओ और सरपंच जी को दे देना। जी माँ। अरे ध्वनि बेटा, स्कूल की छुट्टी हो गई? हाँ सरपंच जी। कुछ काम से आई थी मेरे पास? हाँ सरपंच जी। बोलो, क्या काम है? सरपंच जी, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। अगर आप मेरी पगार में से 1000 रुपए मुझे अभी दे देते तो अच्छा होता। घर पर मुझे पैसों की जरूरत है। उन पैसों से घर के लिए कुछ राशन खरीद दूंगी और उन्हीं पैसों से माँ के लिए दवाई भी खरीद दूंगी। हाँ ठीक है ना, बताओ कितने रुपए चाहिए? सरपंच जी, 1000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, यह लो 1000 रुपए। और सरपंच जी, माँ ने आपके लिए यह सब्जियां भिजवाई हैं। भाभी जी को इन सब्जियों के लिए मेरा धन्यवाद कहना। जी सरपंच जी, अब मैं चलती हूँ। दिया, मेरे पास आओ। दिया, मैं कुछ काम से ऑफिस में बैठी हूँ, तुम तब तक क्लास की देख रेख करते रहो और अगर कोई हल्ला करे तो मुझे आकर बताना। जी मैडम जी। मैं अभी 5 मिनट में आ रही हूँ, कोई भी क्लास में हल्ला नहीं करेगा। संजू, तुम बदमाशी क्यों कर रहे हो? चुपचाप अपनी किताब खोलकर पढ़ो। संजू, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैं जाकर मैडम को बताऊं? मैडम, संजू बदमाशी कर रहा है, वह मोहन को परेशान कर रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। यह संजू भी ना, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में? मैं 5 मिनट के लिए कुछ काम से बाहर क्या चली गई, तुम लोगों ने तो फिर से बदमाशी चालू कर दी। मैडम, यही है जो मुझे मार रहा है बार बार। नहीं मैडम,
मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस ऐसे छू के उसे देख रहा था। नहीं मैडम, संजू झूठ बोल रहा है। संजू मोहन को परेशान कर रहा था, मैंने खुद देखा। बदमाशी तो तुम ही ने शुरू की होगी संजू। मुझे पता है कि तुम कितने सीधे हो। जाओ, तुम कक्षा के बाहर खड़े रहो, आज तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि बदमाशी मत करना, फिर भी तुम क्लास में बदमाशी कर रहे हो। आज तुम सारे दिन बाहर में खड़े रहो, तभी तुम्हें समझ में आएगा। और तुम सब चलो अपनी किताब खोलो और जो मैंने कल पढ़ाया था उसे फिर से पढ़ो। दिया, जी मैडम। जानकी, जी मैडम। सुधीर, जी मैडम। मोहन, जी मैडम। रोहित, जी मैडम। संजू, संजू, आज संजू नहीं आया? हाँ मैडम, आज संजू नहीं आया है। क्यों, क्या हो गया उसे? पता नहीं मैडम। कहीं मैंने संजू को कल सजा दी थी, इस वजह से वह आज आया नहीं है ऐसा लगता है। कहीं इस वजह से संजू स्कूल आना बंद मत कर दे। अगर ऐसा होगा तो एक बच्चा कम हो जाएगा। और मास्टर जी ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि 6 बच्चों में से एक भी बच्चा उनके आने तक कम नहीं होना चाहिए। ऐसा करती हूँ, संजू के घर जाकर पता करके आती हूँ कि संजू क्यों नहीं आया। दिया, तुम ऐसा करो, कल मैंने जहां तक पढ़ाया था उसे तुम सबको एक एक बार पढ़वाओ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी मैडम। यह संजू का घर है ना? हाँ, यह संजू का घर है। आप कौन? आंटी जी, मैं संजू की टीचर हूँ। मैं पता करने आई थी कि आज संजू क्यों नहीं आया। मैडम, अब वह स्कूल नहीं आएगा। ऐसा क्यों? वह अपने मामा के लड़कों के साथ शहर गया है। अब वह वहीं रहेगा और काम करेगा। तो वो अब कभी नहीं आएगा स्कूल? हाँ, अब वह नहीं आएगा। उसकी उम्र तो स्कूल जाकर पढ़ाई करने की है। यह सब बड़े अमीर लोगों के चोचले हैं। हम जैसे गरीबों के लिए यह पढ़ना पढ़ाना जैसा वाला काम नहीं होता। अब तो देख ही रही हो कि मेरी तबीयत खराब रहती है। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं और मेरा बेटा दोनों साथ में रहते हैं। अभी कुछ दिन से ही मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमारे घर में रुपयों की तंगी हो गई है। अब आप ही बताइए, घर चलाने के लिए मैं पढ़ाई करवाऊं या अपने लड़के को कोई काम करवाकर कुछ पैसे घर लेकर लाने बोलूं। बस इसलिए मैंने अपने लड़के को उनके भैया लोग के साथ शहर भेज दिया है, ताकि वहां जाकर कुछ काम करे, कुछ रुपए कमाए और घर में भेजे। मतलब संजू अब कभी स्कूल नहीं आएगा? जब मास्टर जी आकर देखेंगे कि एक बच्चा कम हो गया है, तो वह कहीं मुझ पर गुस्सा ना हो और जाकर कहीं सरपंच जी से मेरी शिकायत ना कर दे और कहीं
सरपंच जी गुस्से में आकर जो मुझे महीने के 5,000 रुपए देने की बात कहे थे, कहीं उससे मुकर न जाए। मैं क्या करूं? मुझे भी रुपयों की जरूरत है। ऐसा करती हूँ, मैं आंटी जी से संजू का एड्रेस ले लेती हूँ और शहर जाकर उसे लेकर आ जाती हूँ। एक बार उसे ले आऊं तो तब तक उसे जाने नहीं दूंगी जब तक मास्टर जी ना आ जाए। एक बार मास्टर जी आ जाए, संजू को जहां जाना है जाते रहे, बस मेरे रहते या कहीं न जाए, वरना मेरी तो पगार रुक जाएगी। वैसे भी मैंने सरपंच जी से 1,000 रुपए ले लिए हैं पहले से ही। कहीं सरपंच जी वह 1,000 रुपए भी मुझसे ना मांग ले। आंटी जी, क्या आप मुझे वह पता दे सकती है जिस पते पर संजू अभी गया है? हाँ, यह लो, यह है वह पता जहां संजू गया है। क्या हुआ मैडम? संजू क्यों नहीं आया आज स्कूल? अब वह कभी नहीं आएगा। वह अपने भैया लोगों के साथ शहर गया है। अब वह वहीं रहकर काम करेगा। तो मैडम, संजू की पढ़ाई? अब उसकी पढ़ाई छूट गई, लेकिन मैं तो उसे वापस लेकर ही आऊंगी, क्योंकि मास्टर जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि स्कूल में से एक भी बच्चा उनके आने तक कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी बच्चा कम हुआ तो मास्टर जी मुझ पर गुस्सा करेंगे और साथ ही साथ सरपंच जी भी मुझ पर गुस्सा होंगे कि मुझे एक काम दिया था वह भी मैंने ठीक से नहीं किया। तो आप क्या करेंगे मैडम? वही सोच रही हूँ। मैंने संजू की माँ से संजू के शहर का एड्रेस लिया है। सोच रही हूँ कि शहर जाकर उसे लेकर आ जाऊं। हाँ मैडम, यह तो सही रहेगा। आप आज ही तुरंत चले जाइए और संजू को शहर से लेकर आ जाइए। यह उम्र उसके काम करने की नहीं है, यह तो उम्र उसकी पढ़ाई करने की है। लेकिन मैं जाऊं कैसे? मेरे पास तो रुपए ही नहीं है। वैसे क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ से जो बस चलती है शहर तक, उसमें शहर जाने तक का टिकट का कितना रुपए लग जाता है? हाँ मैडम, मुझे पता है। मैं 6 महीने पहले गई थी, तो उस समय यहाँ से शहर जाने के लिए जो टिकट लगती है, उसकी कीमत लगभग 250 रुपए है। तो आने जाने का मेरा खर्चा लगभग 500 रुपए लग जाएगा, और साथ में मुझे कुछ रुपए और भी चाहिए रास्ते में खाना वाना खाने के लिए। अगर मेरे पास 600 रुपए भी हो जाए तो भी चलेगा। यह तो मैडम आपके आने जाने का और खाने का खर्चा हो गया, और जो संजू आपके साथ आएगा उसके आने का टिकट का खर्चा, वह आप कैसे करेंगी? उसके टिकट और खाने का खर्चा मैं उनके भैया लोग से मांगूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। और वैसे भी यह जो काम है, यह एक दिन से ज्यादा का नहीं है। उसी दिन जाऊंगी और उसी दिन आ जाऊंगी। लेकिन मेरे पास तो अभी 600 रुपए भी नहीं है। सरपंच जी से मैंने कुछ दिन पहले ही 1,000 रुपए उधारी मांगे हैं। अभी फिर जाकर उनसे मैं 600 रुपए मांगूंगी तो वह मुझे शायद ही रुपए दे, और कहीं उन्हें शक ना हो जाए कि क्यों यह पैसे बार बार मांग रही है। इसलिए मैं सरपंच जी से तो रुपए मांगूंगी नहीं। लेकिन मेरा शहर जाना भी जरूरी है, और बिना रुपए के मैं नहीं जा सकती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैडम, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपको 600 रुपए मिल जाएंगे। क्या तरकीब है, बताओ मुझे। यही पास में ईंटे की भट्टी है। वहां का मालिक लोगों को 100 रुपए देता है ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह रखने के। अगर हम सभी मिलकर उन ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह रखने का काम करें तो हर एक को 100 रुपए मिलेगा।
तो कुल मिलाकर 600 रुपए हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो चलो, जल्दी चलो वहां। हम ईंटों को एक जगह से दूसरे जगह रखेंगे और सभी के सभी मिलकर 100 रुपए कमा लेंगे और 600 रुपए इकट्ठा कर लेंगे। मैडम जी, यह है सारे ईंटें जो यहाँ पर रखे हैं। हमें सिर्फ इन ईंटों को यहाँ से उठाकर वह दूर में जो ईंट रखे हैं वहाँ पर ले जाकर इन्हें जमा के रखना है। तुझे यह सब काम कैसे पता? मेरे भैया यहीं आकर काम करता है ना, तो मैंने उसे देखा है। और वह ईंटों के भट्टी का मालिक कहाँ है? एक बार उनसे मिलकर बात कर लेते तो फिर काम करते। ऐसा करते हैं मैडम, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं उनके आने का। हाँ, ऐसा ही करते हैं। यह तो बहुत देर हो गई, वह तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा करते हैं मैडम, इन ईंटों को उठाकर उधर रख देते हैं। जब वह आएंगे तो उन्हें बता देंगे हमने आपके सारे ईंटें यहाँ से यहाँ रखे हैं और हमने 6 लोगों ने मिलकर इतने सारे ईंटें रखे हैं। जब वह खुद देखेंगे तो अपने आप ही हमें हर एक को 100 रुपए दे देंगे। यह भी सही है। चलो, हम लोग अपना काम चालू करते हैं और ईंटों को यहाँ से उठाकर उस जगह जमा करके रखते हैं। चलो, काम तो पूरा हुआ। मैडम जी, वह देखो, ईंटों के भट्टी का मालिक आ रहा है। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों? मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मुझसे कोई काम था? जी हाँ, हमें काम था, लेकिन हमने आपसे बगैर पूछे ही आपका एक काम कर दिया है। क्या काम कर दिया है? आप इन ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह रखने का एक आदमी को 100 रुपए देते हैं ना? हाँ, देता हूँ। हमने 6 लोगों ने मिलकर आपके कई सारे ईंटों को यहाँ से वहाँ जमा कर रख दिया है। यह तो तुम लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था कि मुझे यह काम करवाना है कि नहीं करवाना है। हाँ, वह तो है, लेकिन हम आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। आप बहुत देर तक नहीं आए, फिर हमने सोचा कि आपसे पूछे बगैर आपका काम कर देते हैं। वैसे तुम लोगों ने तो काम सही किया है। अच्छा, तुम लोग सब कहाँ से आए हो? जी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और यह जो सारे बच्चे हैं, यह मेरे स्टूडेंट हैं। तो तुम सब स्कूल से आए हो? जी हाँ। अच्छा, तो ठीक है। तुम सभी के कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? जी, 600 रुपये। यह लो, तुम सभी बच्चे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को 600 रुपया दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपके पास तो अब रुपए हो गए। अब आप आराम से शहर जाकर
संजू को ला सकती हो। हाँ दिया, अब मेरे पास शहर जाने के लिए पर्याप्त रुपए हैं। मैं कल सवेरे ही निकलूंगी शहर के लिए। फिर मैं कल स्कूल तो नहीं आ पाऊंगी। तुम सब मेरी गैर हाजिरी में स्कूल में आकर कोई बदमाशी मत करना। सब अपने किताबें खोलकर पढ़ना और छुट्टी होते ही सब अपने अपने घर चले जाना। मैं शाम तक शहर से वापस आ जाऊंगी। और दिया, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में छोड़ के जा रही हूँ स्कूल। तुम ध्यान रखना कि क्लास में कोई बदमाशी ना करे और सब अपने पढ़ाई में ध्यान दे। जी मैडम। हमने सोचा था कि बस का किराया शहर तक जाने का 250 रुपये है, लेकिन पिछले 3 महीनों में यह किराया बढ़कर 350 रुपये हो गया है और मेरे पास केवल 600 रुपये ही थे। अगर मैं 350 रुपये अभी दे देती तो फिर मेरे आने के लिए तो रुपए ही नहीं बचते, और वहाँ मुझे अगर भूख लगती तो मेरे खाने के लिए मैं रुपए कहाँ से लाती। इसलिए मैं तुरंत रास्ते में ही बस से नीचे उतर गई और यह मैंने सही किया। कम से कम मेरे रुपए तो बच गए। ऐसा करती हूँ, पैदल चलती जाती हूँ। रास्ते में कोई मुझे लिफ्ट दे दे तो उसी में बैठकर मैं शहर तक का सफ़र तय कर लूँगी, और अगर कोई लिफ्ट ना दे तो धीरे धीरे पैदल चल के शहर चली जाऊँगी। हाँ, देर तो बहुत हो जाएगी। जो सोचा था कि आज शाम तक शहर से वापस आ जाने का, वह तो नहीं हो पाएगा। वैसे एक दिन और छुट्टी मार लूँगी, क्योंकि अभी सरपंच जी भी तो गांव में नहीं है। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा, और कल शाम तक संजू को लेकर गांव वापस आ जाऊँगी। इससे मेरे रुपए भी बच जाएंगे और संजू भी वापस आ जाएगा। चलो, अच्छा हुआ रास्ते में मुझे एक भला आदमी मिल गया, जिसने मुझे शहर तक फ्री में लिफ्ट दे दी। क्या काम है आपको? जी, आप महेंद्र हैं? हाँ, मैं ही महेंद्र हूँ। जी, मैं ध्वनि हूँ। मैं संजू को खोजते हुए यहाँ आई हूँ। क्या संजू है आपके साथ? जब गांव से लेकर उसे आ रहे थे तो साथ में था, लेकिन पता नहीं शहर आने के बाद कहाँ चला गया। उसे हमने बहुत खोजा, लेकिन वह हमें नहीं मिला। मिला नहीं? मिला नहीं का मतलब क्या? हमने 2 दिन खोजा, वह नहीं मिला, तो फिर हमने खोजना ही बंद कर दिया।
आप लोग कैसे लापरवाह लोग हैं। उसकी माँ आप लोगों के भरोसे उसे शहर भेजी है और आप लोगों ने उसे खो दिया। अरे हम उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। वही है जो पता नहीं इधर उधर घूम फिर रहा था। वह बार बार जिद कर रहा था कि मैं गांव जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हमने सोचा कि वह इधर उधर घूम फिर के वापस अपने गांव ही चला गया होगा, इसलिए हमने उसकी खोजबीन भी बंद कर दी। आप लोग भी कैसे आदमी हो, और छोटा सा बच्चा वह कैसे अपने से अपने गांव चला जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आप अपना काम करो ना। हम इस शहर में कमाने खाने आए हैं, हम किसी को खोजने में अपना समय क्यों व्यतीत करें? अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बुरी फंस गई। इधर संजू भी नहीं है शहर में, और अगर मैं संजू के बगैर गांव गई तो जब बाद में मास्टर जी आएंगे तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी। वह तो चलो मैं सह लूंगी, मास्टर जी जो कहना चाहे मैं सुन लूंगी। सरपंच जी अगर पैसे कम भी देंगे तो भी रख लूंगी, लेकिन संजू छोटा सा बालक है। इतना फर्ज तो मेरा बनता है कि मैं उसे खोजूं। भले वह मेरे साथ गांव नहीं जाना चाहे मत जाए, शहर में रहना चाहे शहर में रहे, लेकिन हमारे गांव का लड़का इस तरह से लापता हो जाए यह तो सही नहीं है। भले वह लड़का थोड़ी बहुत बदमाशी हर दिन स्कूल में करता था, लेकिन है तो एक बच्चा ही। बच्चे अगर बचपन में बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या बड़े होने के बाद बदमाशी करेंगे। मैं उसे खोज कर ही रहूंगी। मैं उसे बिना खोजे यहाँ से मैं गांव वापस जाऊंगी ही नहीं। लेकिन मैं संजू को खोजूं कहाँ? मुझे तो शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और इस शहर में मुझे संजू को खोजने में मदद कौन करेगा। ऐसा करती हूँ, इसके महीन भैया को ही बोलती हूँ कि मेरे साथ मिलकर संजू को खोजे। मैं यहाँ से संजू को खोजे बिना तो जाऊंगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी मदद करें संजू को खोजने में। मैंने 2 दिन खोज लिया, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे यहाँ काम पर भी जाना है। मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ। मैं यहाँ क्या उस संजू को खोजने के लिए बैठा रहूँगा? वही था जो खुद ही अपने आप पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा मत बोलिए, वह आपका छोटा भाई है। आपको उसे खोजने में मेरी मदद करनी चाहिए। उसको खोजने में जो मेरी एक दिन की कमाई बर्बाद होगी उसका क्या? आपकी एक दिन की कमाई कितनी होती है? मेरी एक दिन की कमाई 250 रुपया है। ठीक है, मैं आपको 250 रुपए दूंगी। आज आप मेरे साथ संजू को खोजने में मेरी मदद करें। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो। अब तो शाम होने वाली है। अब हम और नहीं खोजेंगे। अब मैं और नहीं खोजूंगा, और मेरा आज का दिन का समय भी पूरा हो गया है। मैं अब घर जा रहा हूँ। घर जाकर खाना खाऊंगा और आराम करूंगा। तुम मुझे मेरे 250 रुपया दे दो। लेकिन संजू तो अभी तक मिला नहीं है। संजू के मिलने या ना मिलने की बात नहीं हुई थी। तुमने बस बात किया था कि संजू को खोजेंगे। आज पूरे दिन का तुम मुझे 250 रुपया दोगी, और मैंने तुम्हारे साथ आज पूरा दिन संजू को खोजने में मदद की। मुझे मेरे 250 रुपया दो। मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें खोजना है तो तुम संजू को खोजो। अच्छा ठीक है, यह लो। अब मैं क्या करूं?
आज का तो पूरा दिन ही निकल गया, संजू मुझे मिला ही नहीं है। मैं कैसे करूं? मैं किससे पूछूं? मैं संजू को कहाँ खोजूं? पहले ऐसा करती हूँ कि कुछ खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। अब तो रात हो गई है, अब सीधे कल सवेरे ही संजू को खोजूंगी। ऐसा करती हूँ, इसी रोड के किनारे में ही बैठकर आराम कर लेती हूँ। इस शहर में तो मेरा कोई है भी नहीं, कोई जान पहचान का होता तो उसके यहाँ चली जाती। ए लड़की, यहाँ पर मत सो, चल जा कहीं और पर सो। ऐसा करती हूँ कि मैं भी इस तरह के लापता वाले पोस्टर लगा देती हूँ। इससे जो भी आसपास में आते जाते लोग हैं वह पढ़ेंगे तो संजू को खोजने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ कागज ले लेती हूँ और पेन ले लेती हूँ और गम खरीद लेती हूँ। यह तुम क्या चीज चिपका रही हो दीवार में? जी, मेरे गांव का एक लड़का खो गया है इसी शहर में, तो मैं उसके लापता होने की कागज चिपका रही हूँ, ताकि आते जाते अगर कोई इसे पढ़े और अगर उसे पता हो कि संजू कहाँ है तो वह मुझे बता देंगे। तुम्हारे इस पोस्ट में तो उस संजू नाम के लड़के का तो कोई तस्वीर ही नहीं है, ना ही कोई स्केच है। इस तरह के कागज अगर तुम चिपकाओगी तो ऐसे में उस लापता लड़के के मिलने की उम्मीद तो तुम छोड़ ही दो। तुम ही बताओ, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वह लड़का कैसा दिखता है? तुमने तो सिर्फ उसका नाम लिख दिया है, उसके गांव का एड्रेस और अपना नाम। ऐसे में पता कैसे चलेगा कि वह लड़का कौन है? तुम्हारे पास उस लड़के की कोई तस्वीर नहीं है? नहीं, मेरे पास तो उस लड़के की कोई तस्वीर नहीं है। क्या इस तरह से लापता वाले कागज चिपकाने से संजू नहीं मिलेगा? नहीं, इस तरह से कहाँ मिलेगा। तो मैं क्या करूं कि संजू मिल जाए? तुम ऐसा करो, यही पास में ही टीवी स्टेशन है, वहाँ जाकर बात करो। वहाँ जाकर अपनी परेशानी बताओ, वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ लापता हुए लोगों का मैसेज टीवी के जरिए लोगों तक पहुँचाया जाता है। तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी वहाँ बहुत मदद होगी। जी, मैं टीवी स्टेशन ही जाऊंगी। वह टीवी स्टेशन किधर पर है? बस सामने वाली चौक से दाएं मुड़ जाना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ लड़की, कहाँ अंदर चली जा रही हो? क्या काम है? किसी से मिलना है? अंकल जी, मैं एक लड़के के लापता होने की खबर दिखवाना चाहती हूँ। टीवी स्टेशन के जब सर आएंगे तो तुम उनसे बात कर लेना। अभी तो वह नहीं आए हैं, लेकिन तुम अंदर मत जाओ। वह जब आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा।
ओ लड़के, इधर आ। क्या हुआ? भूख लग रही है? हाँ। अगर भूख लग रही है तो तुम सीधे आके अंदर मुझसे खाना मांग लो। यहाँ मेरे बाहर में बैठे रेस्टोरेंट में जो कस्टमर है उन्हें घूरने का काम मत करो। इससे सारे कस्टमर चिढ़ जाते हैं। जी हाँ। चलो, मैं तुम्हें खाने को देता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मुझसे खाना मांग लेना। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं तो गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ शहर अपने भैया के साथ आया था, शहर में काम करने। लेकिन मैं खो गया हूँ। मुझे उनका पता भी नहीं पता है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तुम यहाँ मेरे साथ रहो। भूख लगे तो खाना खाओ। हम कल पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से बात करेंगे ताकि वे लोग तुम्हारे भैया का एड्रेस खोज सके और तुम्हें वहां तक पहुंचा सके। जी। अरे तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? मैं तो भूल ही गया तुम्हें बताना। अभी टीवी स्टेशन के हेड आज छुट्टी पर हैं। पता नहीं कल आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से अभी जाओ, कल आना। प्रज्ञा, वह हमारे गेट में कौन लड़की है जो गेट पर खड़ी है? सर, वह कल से आकर खड़ी है। कल भी मैंने उसे दिन भर हमारे गेट पर ही खड़े हुए देखा था। तो तुमने उससे जाकर बात नहीं की? सर, मैं काम में इतनी व्यस्त थी कि मुझे याद ही नहीं आया उसके बारे में। जाओ, तुरंत जाओ। उस लड़की को अंदर बुला कर लाओ। शायद कुछ काम से यहाँ आई होगी। जी सर। तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम ध्वनि है। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मैं यहाँ तुम्हें कल से देख रही हूँ। जी, मैं टीवी स्टेशन के सर से मिलने आई हूँ। मुझे अपने गांव के एक लड़के की लापता होने की खबर दिखवानी है। वह इसी शहर में आया था और उसे लापता हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ऐसा करो, चलो मेरे साथ अंदर। तुमसे टीवी स्टेशन के हेड मिलना चाहते हैं। तुम हमारे गेट में आकर क्यों खड़ी हो? कोई परेशानी है? सर, मुझे मेरे गांव के एक लड़के की लापता होने की खबर चलवानी है टीवी पर। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? नहीं, मेरे पास तो कोई तस्वीर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारी एक खबर चलवाते हैं जिसमें हमारे रिपोर्टर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम उन सवालों का जवाब देना और जो भी तुम कहना चाहती हो टीवी पर कह देना। हम उसे टीवी पर दिखाएंगे और अगर कहीं संजू होगा और अगर वह टीवी देख रहा होगा तो हम तक कैसे भी करके उसकी खबर पहुंच जाएगी। जी सर। नमस्कार। आज हम आपसे मिलवाने लाए हैं एक ऐसी लड़की जो पिछले 2 दिनों से शहर में अकेली भटक रही है। यह गांव से आई है। यह अपने गांव के एक छोटे से लड़के को खोजने आई है जो 2 दिन से लापता है। चलिए उसी लड़की से ही बात करते हैं और पूछते हैं कि वह लड़का कैसा दिखता है और वह कब लापता हुआ
और कैसे लापता हुआ। अच्छा, तो आप पहले अपना नाम बताइए और उस लड़के के बारे में बताइए जो लापता हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम ध्वनि है। मैं सरोजपुर गांव से आई हूँ। मैं जिस लड़के को खोज रही हूँ वह 10 से 11 साल का लड़का है। उसे लापता हुए लगभग 3 दिन से ज्यादा हो गया है। वह लड़का जिस स्कूल में पढ़ाता था, उस स्कूल में मैं टीचर की जगह 1 महीने के लिए मैं काम कर रही थी। हमारा गांव बड़ा ही पिछड़ा गांव है। वहाँ ना ही कोई स्कूल की अच्छी व्यवस्था है, ना ही इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, और उस स्कूल में ना ही पंखा है, ना ही शौचालय है, ना ही साफ पानी की व्यवस्था है। उस स्कूल में केवल 6 ही बच्चे हैं। उन 6 बच्चों को पढ़ाने का काम मुझे उस गांव के सरपंच जी ने 1 से 2 महीने के लिए दिया है, क्योंकि उस स्कूल के मास्टर जी को कुछ काम आ पड़ा था, इसलिए वह 1-2 महीने के लिए छुट्टी पर गए हैं। जो लड़का लापता हुआ है उसका नाम संजू है। वह उसी स्कूल में पढ़ता था। वह अपने भैया के साथ में शहर आया था काम की तलाश में, लेकिन वह शहर आते ही पता नहीं कहाँ लापता हो गया। लड़के ने पीले रंग की शर्ट पहनी है और थोड़ा मोटा सा है। थोड़ी बहुत बदमाशी करता है। अगर आप लोगों को कहीं नजर आए तो प्लीज मुझे आकर इस टीवी स्टेशन में बता दीजिएगा। मुझे उसे खोजते हुए 2 दिन हो गए हैं। तो आपने देखा कि जो लड़का लापता हुआ है उसका नाम संजू है और उसकी उम्र 10 से 11 साल है। वह लड़का पीले रंग की शर्ट पहना है। लड़के का पता बताने पर किसी को कोई इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि वह गांव से आया है शहर में काम की तलाश में। उसका गांव बड़ा पिछड़ा है। जिस स्कूल में पढ़ता है वहां बच्चे भी कम आते हैं। वहां के स्कूल की हालत आपने ध्वनि से सुन ली कि कैसी है। हम सबको इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, और अगर आपको कहीं पता चले कि संजू कहाँ है तो हमें तुरंत कॉल करके बताइए। टेलीविजन की स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उसी नंबर पर आप कॉल करें। और इस टीवी के माध्यम से आप लोगों से यह भी कहना चाहती हूँ कि इन गांवों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आप सब जो भी मदद करना चाहे आप अपने तरफ से कर सकते हैं। यह बच्चे भी हमारे ही देश के बच्चे हैं, कोई दूसरे देश के बच्चे नहीं। इनका ख्याल रखना हमारा भी फर्ज है, क्योंकि कहीं अगर कोई गलत परवरिश इनकी हो गई तो इसका खामियाजा उनके परिवार, उनके गांव वालों को क्या, पूरे देश को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश के एक एक बच्चे तक अच्छी शिक्षा और अच्छे जीवन जीने की सुविधा मिलनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग संजू को खोजने में मदद करेंगे और सरोजपुर गांव के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की भी कुछ मदद करेंगे। धन्यवाद। ओ संजू, इधर आ। यह टीवी पर देखो, यह जो लड़की दिख रही है, इसे तुम जानते हो? हाँ, यह तो मेरी गांव वाली मैडम है। तुम्हारे बारे में यह कुछ बोल रही है, सुनो। मैडम, कहाँ चले गए थे संजू तुम? कितना खोजा है मैंने तुम्हें। मैडम, मुझे मेरे गांव जाना है। हाँ, मैं तुम्हें वहीं ले जाने के लिए ही तो आई हूँ। मैं अब कभी अकेला यहाँ नहीं आऊँगा। मुझे जल्दी अपनी माँ के पास जाना है। हाँ, चलो चलते हैं गांव। सरपंच जी। ध्वनि बेटा, तुमने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारे टेलीविजन पर आने के बाद से यहाँ गांव में
कई सारे लोग आ रहे हैं जो हमारे स्कूल में कई सारे सामान लेकर आए, जैसे कि किताबें, टेबल, चेयर, पंखा और भी ना जाने कई सारी चीजें। और साथ में स्कूल में शौचालय बनाने के लिए भी रुपए देकर गए हैं और साफ पानी के लिए भी हमें चंदा देकर जा रहे हैं। हमारे स्कूल की तो काया ही पलट गई। यह सब देखकर आसपास के गांव के जितने भी बच्चे हैं वह भी अब स्कूल आना शुरू कर रहे हैं। मेरी गैर हाजिरी में तुमने स्कूल को अच्छा संभाला। तुम्हारी वजह से स्कूल में और भी ज्यादा चमक आ गई है। अब तो स्कूल के बच्चे भी बहुत आने लगे हैं और स्कूल में कई सारी सुविधाएं भी बच्चों के लिए मिल रही है। मैं भी यह सब सुना तो कुछ दिनों के लिए स्कूल आ गया। तुमने तो स्कूल की काया ही पलट दी ध्वनि। तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। सरकार ने तुम्हें इस स्कूल के लिए परमानेंट टीचर नियुक्त कर दिया है। तुम्हें इस स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई है। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद सरपंच जी। तो आप देख सकते हैं कि ध्वनि और संजू दोनों अपने गांव पहुंच गए हैं और ध्वनि और संजू का स्वागत सरोजपुर के सरपंच जी और सरोजपुर के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी दोनों ध्वनि का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे इंटरव्यू को देखकर सरोजपुर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत सारी मदद की। यहाँ आने के बाद सरपंच जी भी बता रहे हैं कि कई सारे लोगों ने स्कूल के लिए चंदे दिए, कॉपी किताब भी दिए, टेबल चेयर भी लाकर दे रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से आसपास के गांव में रहने वाले बच्चे भी इन सब चीजों की वजह से अब स्कूल आने लगे हैं। हमने सोचा है कि हम भी हमारे टीवी चैनल की तरफ से गांव के बच्चों को कुछ दे, तो हमने भी अपने तरफ से एक ट्रक भर के किताबें, टेबल, चेयर, वाटर फिल्टर, ब्लैक बोर्ड, सभी बच्चों के लिए कॉपी और पेन और पेंसिल और कई सारे खिलौने भी हम हमारे टीवी चैनल के माध्यम से सरोजपुर के बच्चों को भेंट कर रहे हैं। और आप सभी का एक बार और धन्यवाद इतनी सारी मदद के लिए।